देखिए, जिस बोरवेल में चेतना फंसी हुई है उसके साइड में जो बोरवेल किया गया था उसमें अब रेड माइनर्स की जो टीम है 2-2 के पेयर में 2-2 लोगों को नीचे उतारा जा रहा है और एल शेप में नीचे से दूसरा जो बोरवेल है 10 फीट की दूरी पे वहां तक नीचे एक सुरंग बनाई जाएगी। उसके लिए रेड माइनर्स को उतारा जा रहा है, लेकिन समस्याओं का सामना यहां करना पड़ रहा है कि नीचे 170 फीट की गहराई तक जहां तक ये बोरवेल है वहां पथरीली जमीन है, पत्थर है और वो हाथ से, क्योंकि जो बोरवेल की चौड़ाई है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि 2 आदमी हाथ के जोर लगा के हाथ से खुदाई कर सकें और पत्थर है, इस वजह से जो पत्थर काटने की मशीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है अब। और जो 10 फीट की दूरी है वो तय करने में अब कितना समय लगता है, बड़ा सवाल सिर्फ इतना सा है। प्रशासन मौके पर अलर्ट है और नीचे आप ये देखिए सामने जिला कलेक्टर महोदय बैठी हुई हैं और पूरा जो मामला है इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। सामने जिला कलेक्टर महोदय बैठी हुई है और उनके सामने एक एलईडी लगी हुई है जो दूसरे बोरवेल में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, जितनी भी खुदाई चल रही है ड्रिल मशीन के द्वारा, वो सारी सब पे नजर बनाए हुए हैं। और ये देखिए एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, सब यहाँ तैनात हैं। लेकिन अब तक कोई ये बताने में सक्षम नहीं है कि कब तक चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि अब छठा दिन है, तकरीबन 125 घंटे से ज्यादा गिरे हुए चेतना को बोरवेल में गिरे हुए का समय हो गया है। 5 दिन निकल चुके हैं और छठे जो दिन है उसकी रात अब शुरू हो गई है। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि आज रात देर रात तक चेतना बोरवेल से बाहर होंगी और आप घर पे बैठे हैं तो दुआ कीजिए कि चेतना सही सलामत बाहर आए। देखिए, सबसे जो ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं वो इस बात को लेके आ रही हैं कि दोनों बोरवेल के बीच में जहां एल शेप में एक सुरंग बनाई जानी थी राइट माइनर्स के द्वारा, उस जगह पे पथरीला बहुत जो हैवी पत्थर है वो आ गया है, उसको हाथ से नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए ड्रिल मशीन के जरिए, जो पत्थर काटने की मशीनें आती हैं उसके जरिए काटा जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या प्रशासन के सामने ये है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे देर रात तक चेतना हम सबके बीच में होंगी। यहाँ जो आपको ये लंबा सा तार दिख रहा होगा और ये जो मशीन आपको दिख रही है और ये तार जो आपको दिख रहा है, इसके जरिए रेड माइनर्स की जो टीम है उसको बोरवेल में नीचे भेजा जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी चेतना को बाहर निकाला जा सके। संभवतः ये राजस्थान का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन है और यूं भी कह सकते हैं कि सरकार के चेहरे पे एक बदनुमा दाग है कि 125 घंटे बाद भी बच्ची को बाहर नहीं निकाल पाया अब तक प्रशासन।
सरकार से सिर्फ इतना सा सवाल है कि जब चुनाव आते हैं उस टाइम पे नेताओं को, मंत्रियों को विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी बनाकर भेजा जाता है, पर्यवेक्षक बना के भेजा जाता है। अब तक 5-5.5 दिन से ज्यादा का समय हो गया, सरकार की तरफ से ना कोई मंत्री मौके पर पहुंचा है और ना ही आपदा प्रबंधन राहत मंत्री यहां पहुंचे हैं, ना ही गृह मंत्री का कोई बयान आया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो लोकल प्रशासन है वही अपने स्तर पे जो कर सकता है वो कर रहा है। सरकार को इस मसले पर कोई चिंता नहीं है। और ऐसी घटनाएं ना हो, मैं फिर से बता देता हूं, ऐसी घटनाएं आपके साथ, हमारे साथ या किसी और के साथ ना हो, इसलिए आज ही आपके आसपास अगर कोई बड़ा गड्ढा हो, कोई कुआं हो जिसके ऊपर जाल ना लगा हो या करंट के, बिजली के नंगे तार झूल रहे हो, तो ऐसी जो स्थितियां हैं उनको तुरंत क्लियर कीजिए। अगर गड्ढे और कुआं है तो उस पर ऊपर जाल गिरवाइए। अगर जाल कोई नहीं गिरवा रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी इसमें आनाकानी कर रहा है, तो आप हमें बताइए, क्योंकि ऐसी घटनाएं तभी रुकेंगी जब हम सब जागरूक होंगे। थोड़ा 60 सेकंड बस 60 सेकंड में तो शांत कर देंगे पीछे से। बच्चे सही सलामत है निकलेगी। हेलो पासबुक फोटो भेज देने अपनी। देखिए, पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है पिछले 5.5 दिन से चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह रही कि यहाँ कोई भी ऐसा सक्षम अधिकारी नहीं था जो समय पे डिसीजन ले पाता। प्लान ए और प्लान बी के चक्कर में फंसे रह गए और अब 5.5 दिन से ज्यादा का वक्त। देखिए, एनडीआरएफ की टीम, रेट माइनर्स का एक जवान बोरवेल से बाहर निकाला जा रहा है। अब इसकी जगह किसी दूसरे को भेजा जाएगा। और अंदर कितनी मुश्किलों का सामना रेट माइनर्स की टीम को करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जब पत्थर काटते हैं ड्रिल मशीन से, पत्थर काटने वाली मशीन से, तो जो उसकी डस्ट है, आप देखिए कि बड़ी मुश्किल से 2.5-3 फीट का जो चौड़ाई का जो लोहे का पाइप है जो नीचे से बंद है ऊपर, और 170 फीट की गहराई में जाकर अगर आप इस तरीके की खुदाई कर रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है किसी भी आदमी के लिए, किसी भी शख्स के लिए, कि उस डस्ट को झेलना। वहां पे जो हवा है उसका जो वैक्यूम है वो कम हो जाती है। तो मैं बता रहा था कि कई जो चीजें हैं, क्या क्या दिक्कतें रही पूरे ऑपरेशन के दौरान। प्रशासन इस स्थिति को
दौसा की स्थिति से भाप नहीं पाया, क्योंकि 15-20 दिन पहले दौसा में भी ऐसी घटना घटी थी। बावजूद इसके प्लान ए प्लान बी पे अटका रहा और प्लान बी 3 दिन बाद में शुरू किया गया। और सरकार, अब देखिए कि सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री यहां नहीं पहुंचा है अब तक। किसके दिशा निर्देश में ये काम चल रहा है? जब कल कलेक्टर महोदया से हमने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीम के दिशा निर्देशन में, क्या सरकार के पास में, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूं कि जो एसडीएम हैं बिल्कुल नए हैं। और जब ये बच्ची बोरवेल में गिरी थी उस समय जिला कलेक्टर जो यहाँ हैं कल्पना अग्रवाल जी, वो छुट्टी पर थी। तो क्या ऐसी स्थिति किसी अन्य जिले में आई हो, या किसी पुराने आईएएस अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को मौके पर भेजकर उनके अंडर में ये काम करवाया जा सकता था, या किसी सक्षम जो नेता है उसको भेजकर? क्योंकि जो सक्षम अधिकारी या सक्षम नेता होता है वो समय पर डिसीजन ले लेता है। और यहाँ बस समय का ही खेल था कि जो काम 2 दिन बाद में बड़ी मशीनें मंगवाकर जो साइड में जो बड़ा बोरवेल किया गया, यही काम अगर पहले दिन से या दूसरे दिन की सुबह से शुरू हो जाता तो हो सकता है कि मासूम अब तक हम सब के बीच में होती। लेकिन 125-26 घंटे गुजरने के बाद भी प्रशासन खाली हाथ है, तो ये सवालिया निशान है सब पर। और ये सरकार के चेहरे पर एक बदनुमा दाग भी रहेगा कि 21वीं सदी में जी रहा भारत, तमाम तरीके की बात की जाती है, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर 120 फीट गहराई में फंसी हुई एक मासूम को बचाने में 5 से 6 दिन का समय लग रहा है, तो अब ये बदनुमा दाग तो रहेगा। यहाँ मौजूद हर शख्स ये चाहता है कि किसी भी तरीके से जितनी जल्दी हो सके मासूम को बाहर निकाला जाए। प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है, वो दिख भी रही है उनकी मेहनत। अब क्योंकि ये ऑपरेशन लगभग अंतिम दौर में है, कुछ जो एल शेप में जो पत्थर को काटने का है, जो सुरंग बनाने का काम है, वो ही बाकी है। और उसमें दिक्कतें आ रही हैं कि वहां भारी भरकम पत्थर हैं, क्योंकि अमूमन जब कुआं खोदा जाता है भाई साहब, तो वहां जो पत्थर है वो हाथ से नहीं काटा जा सकता या कुदाली से खोदा नहीं जा सकता। उसके लिए पत्थर काटने वाली मशीन है, उससे काटा जा रहा है, तो समय लगेगा। लेकिन देर रात होते होते बालिका बाहर रहेगी, ये उम्मीद करते हैं। आप भी दुआ कीजिए। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसी कोई खतरनाक जगह है जहां पर कोई अबोध बच्चा गिर जाए, पड़ जाए, या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसे उपकरण पड़े हों जिनसे बच्चा, या हो सकता है कि आसपास कहीं कोई दवाई जो हम खेतों में डालते हैं, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल का समय चल रहा है, और गेहूं में, सरसों में जो दवाई डाली जाती है उसकी खाली जो शीशी है, बिना धोए हम उसको घर में रख लेते हैं, उसमें कुछ बूंदे रह जाती हैं और बच्चे उसको पी लें तो उनके साथ में कोई दूसरी दुर्घटना घटे। इससे पहले हम सब लोगों को सचेत रहना पड़ेगा कि ऐसी हर चीज से बचाया जाए, और ये हम सब के प्रयासों से ही संभव है। देखिए, ये चारों तरफ का मैं आपको मंजर दिखाता हूं। नई मशीनें जो है लाई गई, और उसके बाद जो है काम देखिए किस तरीके से पूरा जो इलाका है उसको घेर के रखा हुआ है, और लोग छतों पर बैठकर देख रहे हैं। आप देखिए कि आपको नजर आ रहे होंगे जो पास में घर बना हुआ है, वो उनकी छतों से, और जो दूर छतें हैं वहां से भी लोग देख रहे हैं, जो इस कैमरे की नजर में नहीं आ सकते। प्रशासन चाह रहा है कि जो आम लोग हैं वो इस काम में बाधा उत्पन्न ना करें, इसलिए उन सबको दूर रखा जा रहा है। चारों तरफ मशीन ही मशीन है, लोग ही लोग हैं, और प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से बचा लिया जाए। अभी देखिए जो एनडीआरएफ की टीम है, उनके जो जिनके नेतृत्व में ये पूरा बच्चे की हालात को लेकर किस तरीके से अपडेट है, किस तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा वो लगातार कर रही है। ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है, हालात का तो डॉक्टर ही बता पाएगा। बाकी बॉडी मूवमेंट अगर नहीं आ रहा है, बाकी जो है हम
जो प्लान बी है उसके तहत जो कंटिन्यू पाइलिंग मशीन से खुदाई की थी, उसके बगल में जो पैरेलल डिगिंग जो 8 फीट करनी थी, उसमें हमने 2 फीट तक अभी जो है डिगिंग कर ली है। बाकी जो है अभी डिगिंग बाकी है, बाकी कंटिन्यू जा रही है। किस तरीके से जो नीचे कार्मिक जा रहे हैं, किस मशक्कत के साथ प्रयास कर रहे हैं और कितने व्यक्ति नीचे हैं और कब तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, चेतना को आखिर निकाल लिया जाएगा? पहले तो जो जवान जा रहा है उसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो नीचे ऑक्सीजन सप्लाई दी गई। ऑक्सीजन सप्लाई अंदर मिनिमम होती है, उसको जो है बढ़ाने के लिए 3 टाइप की ऑक्सीजन सप्लाई दी गई। एक नजल कैनुला भेजा गया, एक नॉर्मल ऑक्सीजन पाइप भेजा गया, साथ में जो है SCBA सेट के साथ सिलेंडर भेजा गया। इन केस कोई कंटीजेंसी होती है तो SCBA सिलेंडर को लगा सकता है। उसी के साथ वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए वॉकी-टॉकी सेट दिया गया, और जब पता चला कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन डायरेक्ट जो है संभव है, तो फिर उसके बाद जो है उसको रिक्वायरमेंट महसूस नहीं। साथ में ही एक रॉप डाली गई, जिससे इन केस कोई कंटीजेंसी होती है तो रेस्क्यूअर जो है उस रॉप को एक सिग्नल फिक्स किया गया कि इसको 5 बार हिलाएगा तो हम उसको ऊपर ले लेंगे। साथ ही जो है उसको लेज़र लाइट दी गई कि यदि इस लेज़र लाइट को वो 3-4 बार हिला देगा तो हम उसको जो ऊपर रेस्क्यू कर लेंगे। उसके ऊपर कैमरे का ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स है, और जैसे ही उसका कोई मूवमेंट में हमको लगा कि ये स्मूथ मूवमेंट नहीं है, हम उसको बाहर। कब तक आखिर बच्ची बाहर आ जाएगी? उम्मीद करते हैं हम कि आज रात में। कल भी मैं आपसे मेरे साथ में एनडीआरएफ टीम के जो चीफ हैं वो हैं। सर, क्या यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें सबसे बेहतरीन तकनीक और बेहतरीन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल बेहतरीन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ बार बार विपरीत होती जा रही हैं। जैसे बात करें पहले तो इसमें केसिंग ही हमारी जो है पत्थरों होने की वजह से रुक गई, और उस रुकने के कारण जो है हमारे लगभग जो है 8 घंटे उसमें खराब हो गए। फिर भी उसको केसिंग को कंप्लीट केसिंग नहीं हुई, फिर भी जो है उसके बाद रेस्क्यू को अंजाम देने के लिए हमारे रेस्क्यू जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो है पत्थर की कटिंग चल रही है, उसमें चिपिंग हैमर चलाया जा रहा है, अपनी उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। प्लान ए और प्लान बी के तहत 5.5 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया, 125 घंटे हो गए। एनडीआरएफ की टीम इसी तर्ज पे काम करती है। ये ऐसा लग रहा है जैसे आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। एक बदनुमा दाग एनडीआरएफ की टीम पे रहेगा। ये 125 घंटे से फंसी हुई एक बालिका। ये कहना आप पर हमारे लिए शोभा नहीं देता। मैं राजस्थान में एक ऐसा आदमी हूँ जिसने कि 30 मिनट के अंदर जो है 93 फीट से 2022 सितंबर में बांदी कुई बोरवेल से बच्ची को आवान एरिया में बचाया। अभी तक मैं 4 बच्चों को बचा चुका हूँ। अभी 2 महीने पहले ही मैंने बांदी कुई से ही जो है 18 महीने की बच्ची को 10 घंटे में बचाया था। कहना आसान होता है, यदि आप विपरीत परिस्थितियों को आप देखेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि टीम जो है 7 दिन 6 दिन से लगातार बिना सोए जो है लगातार प्रयास कर रही है। कहीं भी 1 मिनट के लिए रुकावट नहीं गई, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, उसको आप भी जो है कह नहीं सकते। परिस्थितियां क्या विपरीत हैं वही जानना चाह रहे हैं सारे लोग, क्योंकि एनडीआरएफ हिंदुस्तान की सबसे तेज रेस्क्यू करने वाली टीम मानी जाती है, और वो 5 दिन 5.5 दिन और 6 दिन लगा दे, सवाल तो उठते हैं सर। आप उसका वर्क देखिए, क्या वो रुके हुए, कितनी टेक्निकें यूज की जा रही है। यदि देखा जाए बीच में तो पाइलिंग मशीन से खुदाई की गई, तो जो पाइलिंग मशीन की खुदाई 5 घंटे में हो सकती है वो 24 घंटे में भी कंप्लीट नहीं। क्या आप उस मशीन पर काबिलियत कर सकते करेंगे? सिचुएशन होती है कि यदि स्मूथ मूवमेंट होता है तो 5 घंटे में कर सकते हैं 170 फीट, लेकिन उसको 24 घंटे लग गए। मैक्सिमम पाइलिंग मशीन की कैपेसिटी 150 थी, उसको चेंज करवाया गया। उसके बाद दूसरी मैक्सिमम कैपेसिटी मंगवाई गई तो वो 171 थी, और इसकी खुदाई 171 की गई है। और उसके बाद जो है उसमें पत्थर है कंटिन्यू। अभी भी जो सुबह 9:45 से जो रेस्क्यू नीचे खुदाई कर रहा है, और अभी भी 1.5 फुट खुदाई हुई। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ किस प्रकार की विपरीत है। ये मेरे साथ में एनडीआरएफ जो टीम है उसके चीफ हैं योगेश जी, और हालांकि ये सबसे मोटी की अपडेट है एक बार, क्योंकि लाइव चार्जेस हो देखिए, अभी जो एनडीआरएफ की टीम थी उसके जो चीफ थे योगेश मीणा,
उनसे हमने आपको बातचीत करवाई, उनसे पूछा कि क्या दिक्कतें हैं। हालांकि जब ऐसी घटनाएं, मैं फिर से कह देता हूं कि ऐसी घटनाओं को हम सजग होकर रोक सकते हैं। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए आज ही आपने आसपास, आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खेत में अगर हर शख्स इस तरीके से बचाव करेगा और ऐसी चीजें नहीं छोड़ेगा, कोई बड़ा गड्ढा हो, कुआं हो खुला हुआ, या फिर कोई करंट के झूलते हुए तार हो, या ऐसे कोई उपकरण अगर आपके घर में पड़े हैं जिनसे बच्चे अपना नुकसान कर लें, ऐसी चीजें। और इस समय खेती किसानी का समय चल रहा है, फसलों में दवाइयां दी जा रही हैं, दवाई के जो खाली डब्बे हैं उनको बाहर फेंक दीजिए, जला दीजिए, या फिर कहीं दबा दीजिए, या उनको साफ कर दीजिए, ताकि अगर कोई घर में आपके बच्चा है, किसी पड़ोसी का बच्चा है, कोई रिश्तेदार का आया हुआ बच्चा है, वो उस डब्बे का अगर यूज भी कर ले गलती से, तो उसके साथ कोई घटना ना घटे। क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उनसे तो जूझ ही रहा है प्रशासन भी, और तमाम लोगों की दुआएं भी हैं। लेकिन ऐसी गलती ना हो, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन उत्पन्न ना हो, उसके लिए हम सबको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। देखिए, मैं मौके पे मौजूद हूं और बहुत भारी ठंड के बावजूद भी प्रशासन यहां मौके पे मौजूद है, अपनी तैयारियां कर रहा है, काम कर रहा है। और जैसा कि एनडीआरएफ की टीम के जो हेड हैं योगेश मीणा जी, उन्होंने बताया कि देर रात तक जो आपदा प्रबंधन है उनके प्रभारी थे योगेश मीणा जी, उनसे हमने आपकी बातचीत करवाई। उन्होंने कहा कि कई बार स्थितियां प्रतिकूल होती हैं और प्रशासन चाहकर भी जो चाहता है वो समय पर नहीं हो पाता है, और ऐसा माना भी जा सकता है क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती तो मासूम भी कुएं में नहीं गिरता, बोरवेल में नहीं गिरती। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपके आसपास इस तरीके से, इस समय खेती किसानी का समय है, खेतों में किसान दवाइयां डाल रहा है, वो कीटनाशक दवाइयां आपके बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, उनकी जान अगर बच्चों ने उनके साथ छेड़खानी की तो आपको भी, आपके बच्चों को समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। तो उन डब्बों को दूर रखिए, उनको जला दीजिए, फेंक दीजिए, या उनको धोकर साफ करके रखिए। दूसरा, चेतना के बारे में मैं बता रहा था कि मासूम के बारे में अपडेट यही है कि देर रात तक चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। ऐसी कोशिशों में प्रशासन जुटा हुआ है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं महेंद्र यादव। आगे की जानकारी जैसे ही चेतना बाहर आएगी हम आपको दिखाएंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।